नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं और यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ सीरीज का आखिरी वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम उत्तर छायावादी कविता या छायावादी कविताओं के समानांतर जो भी कविताएं लिखी जा रही थी उनके विषय वस्तु के ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरीके से विचार किया हुआ है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से किन किन तथ्यों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस सीरीज का आप लाभ उठाएंगे। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े होंगे अब वो चाहें तो इन 90 टॉपिक्स को प्लेलिस्ट में हमने रखा हुआ है, वहाँ से जाकर एक-एक करके आप देख सकते हैं, अपने टाइम टेबल के अनुसार उसको पढ़ सकते हैं। अगर सीधे-सीधे देखें, तो इसको पढ़ने में लगभग 90 दिन लग सकते हैं, यानी कि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो उस तैयारी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करना ही होगा। भले आप कितना भी दूर इससे भागें, लेकिन अगर इन 90 टॉपिक्स को ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को आप अच्छे से समझ पाएँगे, पढ़ पाएँगे और आपके अंदर इतिहास दृष्टि का विकास भी होगा और आपका मनोबल बढ़ेगा। तो आपको दृढ़ संकल्पित होना है और इन 90 टॉपिक्स को समय निकाल कर पढ़ना है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हो सकता है कि इसको आप 1 महीने में भी पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पढ़ने की क्षमता के ऊपर है कि कितनी वीडियोज़ एक साथ देख रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास सीरीज सभी परीक्षाओं खासतौर से यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, सीईटी, पीजी, एंट्रेंस एग्जाम और अन्य राज्यों में होने वाली शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से हमने चलाया हुआ था और एक बहुत ही ये कहें कि महत्वपूर्ण काम हुआ कि लाइन बाय लाइन इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करना और बताना कि परीक्षोपयोगी तथ्य कहाँ-कहाँ से आपको मिल सकते हैं और किन-किन कथनों को आपको ध्यान में रखना है, रचनाओं को ध्यान में रखना है या फिर उनकी विषय वस्तुओं को ध्यान में रखना है। कैसे स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में पूरा इतिहास ग्रंथ पढ़ना है, आपने समझ लिया होगा। तो आज चलते हैं, बात करते हैं कि उत्तर छायावादी कविता क्या रही है और शुक्ल जी ने उसका कैसे मूल्यांकन किया हुआ है। कि ऊपर छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख हो चुका है। यानी कि जब पुस्तक आप पढ़ेंगे, तो छायावाद के समानांतर कवियों की चर्चा वो छायावादी कवियों की बात करते हैं। इसीलिए यहाँ पर शुरुआत हो रही है कि ऊपर छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख हो चुका है। इनके साथ ही इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं, जिसमें नाम उन्होंने बताया है सर्वश्री मोहनलाल महतो वियोगी, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो आप देख रहे हैं कि छायावाद के समानांतर जो भी कवि हैं, उसमें 2 कवियों का नाम उपनाम से भी जुड़ा गया है। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वियोगी किसका उपनाम है, तो आपके दिमाग में इस लेक्चर के बाद तुरंत आ जाएगा कि मोहनलाल महतो का नाम है वियोगी। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि रामेश्वर शुक्ल अंचल, यहाँ पर भी अंचल उपनाम है और मूल नाम जो है वो रामेश्वर शुक्ल है। तो इस तरीके से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान में रखिए कि छायावादी जो 4 महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके अतिरिक्त भी उस समय में कविताएं लोग लिख रहे थे, तो उनको थोड़ा-सा अलग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करके देखा है, जिसमें इन 3-4 नामों को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। भगवती चरण वर्मा, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, इस टाइप से कविता आप लोगों ने सुनी होगी, तो ये वहीं से लिया गया है, ठीक है? ये भगवती चरण वर्मा जो कि छायावाद के समानांतर रहे। अब हम बात करते हैं एक-एक कवियों की रचनाओं के ऊपर, जिसमें आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि श्री वियोगी की कविताएं निर्माल्य, एक तारा और कल्पना में संग्रहित है। यानी कि वियोगी की कविताओं को आपको ध्यान में रखना है कि निर्माल्य इनकी कविता है, एक तारा इनकी कविता संग्रह और कल्पना, ठीक है? इसके अतिरिक्त यहाँ पर बताया जा रहा है, मान लीजिए वियोगी की कविताओं का इन तीनों का नाम दे दिया जाता है और नीचे पूछ लिया जाता है कि ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, सी सही है। इस टाइप से यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि यूजीसी नेट का पुराना प्रश्न पत्र देखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर वियोगी की कविताओं को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए, निर्माल्य, एक तारा और कल्पना। आगे बात करते हैं भगवती चरण वर्मा की। इनके 3 काव्य संग्रहों की चर्चा रामचंद्र शुक्ल ने किया है। भगवती चरण वर्मा की 3 संग्रह हैं, जिसमें नाम दिया गया है मधुकण, प्रेम संगीत और
मानव। तो इन तीनों संग्रहों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। हो सकता है कि परीक्षा में बदलते हुए पैटर्न में पूछ लिया जाए कि भगवती चरण वर्मा के कुल कितने संग्रह हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि 3 संग्रह हैं। कौन-कौन है? मधुकर, प्रेम संगीत और मानव। अगले कवि हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा को आपने इतिहास ग्रंथ में भी पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि श्री राम कुमार वर्मा ने पहले वीर हमीर और चित्तौड़ की चिंता की रचना की थी, तो जो छायावाद के भीतर नहीं आती है। उनकी इस प्रकार की कविताएं अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण के नाम से संग्रहित हैं और प्रकाशित हैं। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि राम कुमार वर्मा की जो कविता है अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा, चंद्र किरण, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन चारों कविताओं को विकल्प में देकर, एबीसी में देकर, और इसके बाद पूछा जा सकता है कि कौन सी है और कौन सी नहीं है, क्योंकि कई बार मिलान करने वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि कूट पर आधारित होते हैं। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो राम कुमार वर्मा की सभी कविताएं आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण। अब बात करते हैं अगले कवि के ऊपर, जिनका जिक्र रामचंद्र शुक्ल ने किया है, आरसी प्रसाद। आरसी प्रसाद की रचनाओं का संग्रह है कलापी। मात्र एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कलापी जो संग्रह है वो आरसी प्रसाद का है। तो आपको हो सकता है कि ये केवल सामान्य तौर पर क्वेश्चन पूछा जाए कि कलापी किसका संग्रह है, और इन्हीं में से विकल्प में अन्य कवियों का नाम डाला जा सकता है। तो अब आप लोग तुरंत दिमाग में रख लिए होंगे कि कलापी आरसी प्रसाद की रचनाओं का संग्रह है। अगले कवि हैं नरेंद्र। नरेंद्र शर्मा का जिक्र ऊपर किया गया है, और वही नरेंद्र है, ठीक है। नरेंद्र शर्मा के संगीत उनके कर्णफूल, शूलफूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत नामक संग्रहों में संकलित हुए हैं। तो अब आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा कि नरेंद्र शर्मा के कौन कौन से काव्य संग्रहों को ध्यान में रखना है। कर्णफूल, शूलफूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप देखेंगे तो ये सभी काव्य संग्रह किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल के बारे में, ठीक है। अंचल उपनाम से ही यहाँ पर लिख दिया है कि श्री अंचल की कविताएं मधुलिका और अपराजिता में संग्रह की गई हैं। यानी कि मधुलिका को आपको ध्यान में रखना है कि अंचल की कविताएं हैं, और अपराजिता, इन दोनों को आपको अपने दिमाग में विशेष तौर पर रखना है। तो कि आखिरकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंद धारा कवियों के बारे में क्या लिखा है। वे लिखते हैं कि छायावादी कवियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में और भी कवि हैं जिनमें से कुछ यत्र तत्र ही रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे थे उस समय को ध्यान में रखते उन्होंने वर्तमान काल रखा हुआ है, ठीक है। आज भले ही हमारे लिए ये भूतकाल के रूप में हो, लेकिन जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे थे तो ये वर्तमान काल था, इसीलिए उनको लिखना पड़ा कि छायावादी कवियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में और भी कवि हैं जिनमें से कुछ यत्र तत्र ही रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए हैं। उनकी अधिक रचनाएं छायावाद के अंतर्गत नहीं आती हैं, यानी कि छायावाद के अंतर्गत नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने इसका नाम स्वच्छंद धारा रख दिया है। आगे वे लिखते हैं कि उन सब की अपनी अलग अलग विशेषता है, इस कारण उनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता। सुभीते के लिए ऐसे कवियों की समष्टि रूप से स्वच्छंद धारा प्रवाहित होती है। यानी कि छायावाद के अतिरिक्त जो भी कवि लिख रहे थे वहां पर उनकी विशेषताएं अलग अलग थी, इसलिए अध्ययन की दृष्टिकोण से उन्होंने ऐसे कवियों को एक जगह इकट्ठा करके उसको स्वच्छंद धारा नाम दे दिया। इन कवियों में कौन कौन से, उनका नाम इन्होंने बकायदे दिया है। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको कि एक भारतीय आत्मा नाम से भी जाना जाता है और न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका हुआ। श्री सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री हरिवंश राय बच्चन, श्री रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरु भक्त सिंह और पंडित उदय शंकर भट्ट। इन कवियों का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अतिरिक्त दूसरे इतिहास ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां पर इनको सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्य धारा का कवि माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन सभी को स्वच्छंद धारा के अंतर्गत रखा है। तो नाम बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, यहाँ पर भी इनका उपनाम है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, जिनका भी उपनाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, और बाद में इनको हालाबाद में शामिल कर लिया जाता है। ये आगे के जो इतिहासकार रहे हैं उनका है, ठीक है। इसी तरीके से रामधारी सिंह दिनकर,
इनका भी उपनाम है, तो इनको ध्यान में रखिए। ठाकुर गुरु भक्त सिंह और पंडित उदय शंकर भट्ट, ये तमाम कवि रहे हैं जिनको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंद धारा के अंतर्गत रखा है। और वो लिखते हैं कि चतुर्वेदी जी की कविताएं अभी तक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं है। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ लिख रहे थे, उस समय माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं किसी खास काव्य संग्रह के तौर पर प्रकाशित नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने कोई यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब वर्तमान समय में आप जितनी भी माखनलाल चतुर्वेदी की कविता संग्रहों को पढ़ते होंगे, वो मान लीजिए कि बाद में इतिहासकारों ने उसको संकलित किया है। लेकिन आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बात करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि त्रिधारा नाम के संग्रह में श्री केशव प्रसाद पाठक और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की चुनी हुई कविताओं के साथ उनकी भी कुछ कविताएं उद्धृत की गई हैं। आप देख रहे हैं, ये प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में कि जो त्रिधारा नाम दिया गया है, ये ऐसे ही नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें केशव प्रसाद मिश्र, केशव प्रसाद पाठक, सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी, जिसको कि मैं कई बार एमएलसी भी कर देता हूं, तो आप ध्यान में रखिए कि माखनलाल चतुर्वेदी, इन तीनों की रचनाओं का नाम जो संकलन किया गया उसको त्रिधारा नाम दिया गया है। ठीक है, 3 धाराएं हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये त्रिधारा नाम ऐसे नहीं दिया गया है। ठीक है, किताबें आप पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से आप सुनकर जाएंगे लेक्चर, तो आपको अलग ढंग से वहां पर पढ़ने का मन करेगा। तो त्रिधारा में हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए कि किन किन कवियों का संकलन किया गया है कविताओं का, तो उसमें केशव प्रसाद पाठक, सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी का नाम अब आपके दिमाग में आने लगेगा, क्योंकि दिमाग में चीजों को बैठाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। आगे बात करें तो जिक्र करते हैं सियाराम शरण गुप्त का। लिखते हैं कि सियाराम शरण गुप्त ने आरंभ में मौर्य विजय खंड काव्य लिखा था। तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मौर्य विजय के कवि कौन है? सियाराम शरण गुप्त हैं। और ये क्या है? खंड काव्य। अब आपको वन लाइनर किताबों को ढूंढ ढूंढ कर और रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिमाग में बैठा लेना है कि मौर्य विजय क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, अब आपको भटकना नहीं है कि सर बता दीजिए प्रबंध काव्य है कि खंड काव्य है कि मुक्तक काव्य है, क्या है? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मौर्य विजय खंड काव्य है। उनकी कविताओं के ये संग्रह प्रसिद्ध हैं: दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथेय और मृण्मयी। इसके अतिरिक्त तो उनके अन्य काव्य हैं आत्मोत्सर्ग, अनाथ, बापू, उनके अन्य काव्य हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि स्वच्छंद काव्यधारा के अंतर्गत सियाराम शरण गुप्त ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, जिसमें कि उन्होंने मौर्य विजय खंड काव्य तो लिखा ही, इसके अतिरिक्त आप सभी के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी उन्होंने लिख दिया दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, आत्मोत्सर्ग, अनाथ, बापू। और आप देखेंगे कि यूजीसी नेट और आगे आने वाले जो भी एग्जाम है, उसमें इन रचनाओं को एबीसीडी में देकर और सियाराम शरण गुप्त की 3-4 रचनाओं को देकर पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन है कौन नहीं है। ठीक है, इस टाइप से कूट पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और अलर्ट हो रहे होंगे कि हाँ, इसको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं हम अगले जो कवि हैं, जिनका नाम है श्री नवीन, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। इन्होंने उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा, जिसका कुछ कुछ अंश प्रभाव पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो उर्मिला, वैसे तो आप देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला को केंद्र में रखते हुए साकेत नाम का महाकाव्य लिखा, लेकिन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा, उर्मिला नाम से ही, जो कि शुरुआत में प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी ध्यान में रख लीजिए। मान लीजिए यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि उर्मिला सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो प्रभा नामक पत्रिका में हुआ। आपको वन लाइनर किताबों को पढ़ने या खोजने की जरूरत ही नहीं है। आगे बात करें तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो कुछ फुटकल कविताओं का संग्रह है, उसका नाम है कुमकुम। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि कुमकुम नाम का जो काव्य संग्रह है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। तो इन तथ्यों को आप अपने दिमाग में बैठाते जा रहे होंगे और आपको ये लेक्चर भी अच्छा लग रहा होगा। आगे बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताएं, जैसा कहा जा चुका है, त्रिधारा में संकलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की एक खास विशेषता ये भी है कि वो पीछे के कंटेंट को जोड़ भी देते हैं, आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि भूल जा रहे हैं। इसलिए वो लिखते हैं कि जैसा कि कहा जा चुका है कि इनकी कुछ कविताएं त्रिधारा में संकलित थी। अब त्रिधारा जब मैं बोल रहा हूं तो आपको माखनलाल चतुर्वेदी, केशव प्रसाद पाठक और सुभद्रा कुमारी
चौहान का नाम आ रहा हुआ है। एमके से आप इसको याद कर सकते हैं या फिर जैसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि याद करना आप त्रिधारा जैसे ही बोला जाएगा आपके दिमाग में इन तीनों कवियों को ये सब नाचना शुरू कर देना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, तो एक तो हो गया सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं त्रिधारा में संकलित हैं। इसके अतिरिक्त जो शेष कविताओं का संग्रह है वो है मुकुल। तो मुकुल को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का संग्रह है मुकुल। आगे वे लिखते हैं कि श्री बच्चन ने खयाम की मधुशाला में उमर खयाम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जरराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया है। यानी कि जो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला है, जिसकी चर्चा खूब की जाती है, यहाँ पर देखिए प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ अलग तथ्य दिए गए हैं कि ये मधुशाला उमर खयाम की कविताओं पर आधारित है और अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जरराल्ड का अंग्रेजी अनुवाद किया गया और मधुशाला उन्होंने लिखा। उनकी स्वतंत्र रचनाओं के कई संग्रह निकल चुके हैं और बताते हैं कि कौन कौन संग्रह हैं। तेरा हार, एकांत संगीत, मधुबाला, मधुशाला और निशा निमंत्रण, ये कुछ काव्य संग्रह हैं जो कि हरिवंश राय बच्चन के स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुए हैं। अब आपको इन सभी को क्यों ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कूट पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में ज्यादातर क्वेश्चन जब कठिन बनाए जाते हैं और आधुनिक काल से बनाए जाते हैं तो वो कूट पर आधारित हो जाते हैं। इन्हीं में से 2-3 रचनाओं का नाम दे देगा, फिर पूछेगा कि कौन इनका है कौन नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में रखिए कि मधुशाला के साथ साथ तेरा हार, एकांत संगीत, मधुबाला और निशा निमंत्रण नाम की रचनाएं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई हैं। आगे बात करते हैं दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि पहली रचना है प्रणभंग। तो इसको ध्यान में रखिए, हो सकता है कि आप तमाम किताबों को पढ़े हों और इस प्रणभंग को याद न रख पाए हों। तो दिनकर की कविताओं की पहली रचना जो है वो है प्रणभंग। यह प्रबंध काव्य है, यह भी ध्यान में रखना है कि प्रणभंग जो है वो प्रबंध काव्य है। अभी उनके गीतों और कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, रेणुका और हुंकार। तो देखिए शुरुआत में इन्होंने लिख दिया था कि ये वर्तमान काल एक शब्द यूज किया है। तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे थे तो उस समय रामधारी सिंह दिनकर के 2 ही संग्रह प्रकाशित हुए थे, रेणुका और हुंकार। तो आप इनको विशेष तौर पर ध्यान में रखिए। वैसे अब वर्तमान समय में आप नए इतिहास ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ढेर सारे काव्य संग्रह आ चुके हैं, लेकिन मान लीजिए कि पूछ दिया जाए कि प्रणभंग किसका प्रबंध काव्य है, तो अब जितने भी विद्यार्थी यहाँ सुन रहे होंगे वो तुरंत बता देंगे कि दिनकर का है। और पूछा जाए कि रेणुका किसका है, हुंकार किसका है, तो इसको तो आप लोग याद किए ही होंगे। आगे बात करते हैं हम ठाकुर गुरु भक्त सिंह के ऊपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ठाकुर गुरु भक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति नूरजहां है। नूरजहां भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो पूछा गया है कि ये किसका प्रबंध काव्य। आप देख रहे हैं नूरजहां प्रबंध काव्य है, तो इसको अपने दिमाग में आप रख लीजिए। वो भी ठाकुर गुरु भक्त सिंह का सबसे प्रसिद्ध और इकलौता, आप देख रहे हैं ज्यादा याद नहीं करना है, ठाकुर गुरु भक्त का। हालांकि बाद में इनके अन्य काव्य संग्रह भी निकलते हैं, जिसमें है सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि और वनश्री। तो इनको भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सब गुरु भक्त सिंह के द्वारा लिखे गए हैं। आगे चर्चा करते हैं पंडित उदय शंकर भट्ट के ऊपर। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि पंडित उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और मानसी काव्यों के अतिरिक्त विविध कविताएं लिखी हैं जो राका और विसर्जन में संकलित हैं। तो उदय शंकर भट्ट के लिए आप याद रखिए तक्षशिला, मानसी, ये काव्यों के अतिरिक्त इनकी विविध कविताएं भी लिखी गई जो कि राका और विसर्जन नाम से संकलित हैं। राका का अगर आप सभी को पर्यायवाची पता हो और अंत तक इस लेक्चर को सुने होंगे तो जरूर आप कमेंट्स कर बताएंगे कि आखिरकार राका मीन्स क्या होता है। कई बार ये पर्यायवाची के रूप में भी पूछा गया है। विसर्जन को आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी याद रखेंगे कि स्वच्छंद धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में वो कैसे कवि रहे हैं, उनके काव्य संग्रह कौन कौन से रहे हैं, और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी मैंने इंडिकेशन किया उसको भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा।